हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज हम बात करेंगे आपकी यूनिट 10 के बारे में, जिसका नाम है इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली आप सभी समझते हैं, जानते हैं कि जब आप प्रोडक्ट को बनाते हैं, किस तरह उस प्रोडक्ट को अपने मैन्युफैक्चर से लेकर कस्टमर्स तक पहुंचाया जाता है। उसके बीच के जितने लिंक्स होते हैं, मीडिएटर्स उसके बीच में काम करते हैं, उन्हें कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आर द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड द कस्टमर्स। तो एक ये लिंक होता है, एक चैनल होता है हमारे प्रोड्यूसर्स और कस्टमर के बीच का, जिस मीडियम के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाते हैं। अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज डिफाइंड एज द path traced in the direct or indirect title transfer of title to a product as it moves from a producer to the ultimate consumer or industrial buyer। इसमें वही बताया गया है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, एक तरह से एक रास्ता है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट का टाइटल या प्रोडक्ट की ओनरशिप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं कस्टमर्स को या फिर इंडस्ट्रियल यूज़र्स। हो सकता है हमने जिस चीज़ का प्रोडक्शन किया हो वो किसी और फाइनल प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल हो, तो उसे कौन परचेज़ करेगा? आपके इंडस्ट्रियल यूज़र। तो नॉर्मली दो तरह की कैटेगरी होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में। पहले होते हैं मर्चेंट्स, दूसरे होते हैं एजेंट। कि जो हम किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हीं की हेल्प से करते हैं। अब जो मर्चेंट होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट को हमसे परचेज़ करते हैं और नेक्स्ट पार्टी को सेल्स करते हैं। तो मतलब जब उन्होंने परचेज़ करा उस चीज़ को, तो उनके पास उस चीज़ क्या कह सकते हैं, टाइटल होता है, ओनरशिप होती है। और जब उनके पास ओनरशिप होती है तभी वो कस्टमर को उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन अब दूसरी बात करें एजेंट्स, तो इनके पास टाइटल नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी ये कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट की ओनरशिप टाइटल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कैसे समझ सकते हैं आप कि जैसे कोई भी एजेंट है तो वो क्या होता है, कंपनी के बिहाफ पर वो ऑपरेशंस करता है, काम करता है, सेल्स करता है। वो जितने भी काम करता है कंपनी के नाम से करता है, कंपनी के स्टैम्प से करता है। तो कंपनी के बेस पे वो काम करता है और जो भी इसमें वो सेल्स करता है, ट्रांसफ़र करता है गुड्स को कस्टमर तक, इसके लिए उसे कमीशन भी मिल सकता है और पेमेंट भी और फीस भी। Each member of a channel is a link in a distribution network of organizations that extends from the producer to the user of product or services। तो जितने मेंबर होते हैं इस चैनल के, वो एक लिंक होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का ऑर्गेनाइजेशन के। तो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस है, आपकी जो बिजनेस एंटिटी है जो उस प्रोडक्ट को बना रही है, उसके जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका जो एक नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें वो सारे मेंबर आ जाते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इन फॉलोइंग वेज। तो किस कंट्री में आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा होगा, इस चीज़ को वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इफ़ेक्ट करता है। तो वो हम देखते हैं कि किस तरह वहाँ की इकोनॉमी जो डेवलप है या नहीं है, किस तरह हमारे डिसीजन को इफ़ेक्ट करेगी कि हम वहाँ पर अपने चैनल को किस तरह सेलेक्ट करें। तो सबसे पहला है कि मोर डेवलप्ड कंट्री। अब जब आपकी कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है तो वहाँ पर आपकी जो चॉइस होगी, पर्सन्स की प्रेफरेंसेस होंगी या टेस्ट होगा, वो भी अलग होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि जब जो कह सकते हैं जितना ज़्यादा डेवलप होता है वो अपनी नीड को उतनी ही ज़्यादा स्पेसिफाई करता है, अपने डिमांड को बढ़ाता है। वो अब ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट को चाहता है। तो उस लेवल पे हम हर सोसाइटी के हर रीजन के लिए, हर ग्रुप के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, अलग अलग उनका डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका सोचते हैं। लोअर ग्रुप के लिए अलग डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस होगा, मिडल के लिए अलग होगा, इलाइट के लिए अलग होगा। तो इसमें होता है कि जब आपकी इकनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है या आपकी इकनॉमिक एकदम डेवलपमेंट प्रोसेस में है, तो वहाँ पर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का लेवल होता है वो ज़्यादा होएगा। दूसरा है इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन एजेंट्स डिक्लाइन विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब अगर किसी दूसरी कंट्री में आपका एजेंट काम कर रहा है आपके बेस पे, और अगर उस कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डाउन आ जाती है, तो आपका जो एजेंट है फॉरेन में, जो आपके बेस पे काम कर रहा है, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करता है, आपके बेस पर सेल्स करता है, वो भी कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा। उसका भी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो कम से कम करेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि जब से प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रही, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतनी नहीं है, तो कम से कम मीडिएटर्स को यूज़ करके उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया जाए। नेक्स्ट है, जब आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है या डेवलप हो रही होती है, तो वहाँ पर आपके मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर्स अलग अलग फंक्शंस करते हैं।
क्योंकि अगर कोई काम छोटे लेवल पे होता है तो उसे एक ही पर्सन करता है, लेकिन अगर अब आपका एरिया बड़ा हो चुका है, मार्केट साइज़ बड़ा है, डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम हर वर्क को पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या इंक्रीजिंग इकोनॉमिक आपकी है डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो वहाँ पर आपके मैन्युफैक्चरर, आपके होलसेलर, आपके रिटेलर्स, इन तीनों के फंक्शंस अलग अलग हो जाएंगे। मतलब चेन का जो एरिया है वो आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल फंक्शन ऑफ होलसेलर्स डिक्लाइन एंड होलसेल मार्केट्स इंक्रीज विद इंक्रीजिंग डेवलपमेंट। अब जब आपकी जो डेवलपमेंट इकनॉमी की वो अगर इंक्रीज़ होगी तो आपका होलसेल मार्केट बढ़ेगा, और जो आपका फाइनेंशियल फंक्शन होता है होलसेलर्स का वो डिक्रीज़ होगा। मतलब अब जो एफ़र्ट लगा रहा था आपका डिस्ट्रीब्यूशन अपने प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए, वो उसका धीरे धीरे कम होने लगेगा। जिसका कह सकते हैं कोशिश करते हैं, जो एफ़र्ट लगाते हैं, एक्सपेंस करते हैं सेल्स के लिए, वो कम होने लगेगा और आपकी जो होलसेल मार्केट है वो बढ़ने लगेगी, क्योंकि उस कंट्री की जो इकनॉमी थी वो भी डेवलप हो रही है। डेवलपमेंट के साथ आपके एफ़र्ट कम हो जाते हैं और आपकी सेल्स बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, अब जब आपकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, जो आपके छोटे मोटे स्टोर्स होते हैं वो कम होने लग जाते हैं, क्योंकि आप जितना डेवलप होते हैं आप अपने प्रोडक्ट को, अपने स्टोर्स को उतना ही मॉडिफाई करते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं, कि जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। तो वहाँ पर क्या होता है कि स्मॉल स्टोर्स, अगर आपकी कंट्री डेवलप्ड हो चुकी है तो वहाँ पर जो चेन होती है स्मॉल स्टोर्स की वो कम होती है, और वहाँ पर जो बिग स्टोर्स होते हैं वो बढ़ते हैं। जैसे आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए, मेगा मार्ट्स हो गए, या बिग बाज़ार्स हो गए, मॉल्स हो गए, तो वहाँ पर इन चीज़ों की चेन जो होती है वो बढ़ जाती है, और आपके जो स्मॉल स्टोर्स होते हैं, जो आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल स्टोर्स होते थे, वो घट जाते हैं। नेक्स्ट है रिटेल मार्जिन्स इम्प्रूव विथ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जब आपकी इकोनॉमी डेवलप करेगी तो वहाँ पर आपका कह सकते हैं कि रिटेल जो मार्जिन होता है वो भी इम्प्रूव होगा। तो इससे भी हम डिसाइड करते हैं कि अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ पर हम अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और बढ़ा सकते हैं। अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो वहाँ पर हम उस चैनल को कम करेंगे। अब बात करते हैं इंटरनेशनल चैनल सिस्टम, कि हम अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह अपने प्रोडक्ट को हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं। उसके दो तरीके हमारे पास दिए गए हैं। पहला है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, दूसरा है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। तो अब बात करते हैं हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट के बारे में। इसमें आप अपने प्रोडक्ट को विदाउट एनी मीडिएटर की हेल्प से डायरेक्ट दूसरी कंट्री के कह सकते हैं बायर को, या वहाँ के डायरेक्ट कस्टमर को, या दूसरी कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अपना प्रोडक्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब इसके अंदर जो आपकी हैंडलिंग वर्क होता है, ट्रांसपोर्टेशंस होता है, लॉजिस्टिक होता है, शिपमेंट होता है, इन्वॉइसिंग होती है आपके प्रोडक्ट की, वो सब कुछ आप खुद ही करते हैं, और अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट बिना किसी की हेल्प के अपनी कंट्री में, ना किसी के आप मीडिएटर की हेल्प नहीं लेते, किसी और ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प नहीं लेते, और डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को आप दूसरी कंट्री में सेल्स कर देते हैं। तो वो होता है आपका डायरेक्ट एक्सपोर्ट। तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, उन्हें देख लेते हैं कि डायरेक्ट एक्सपोर्ट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस करती है तो उसको कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे। तो सबसे पहला कि जब आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब आपके बीच में जो इंटरमीडियरीज होते थे, आपके मीडिएटर्स काम करते थे, वो आपके बीच में आपने एलिमिनेट कर दिए या आपने उनको ख़त्म कर दिया। जब अब आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच रहा है तो उसके बीच का जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा प्रॉफिट अब मैन्युफैक्चर को मिलेगा। तो मतलब इस प्रोसेस में अगर आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। दूसरा कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस होती है उसके ऊपर आपका ज़्यादा कंट्रोल होता है, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को अपने नाम से, अपने तरीके से, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी से दूसरी कंट्री में सेल्स कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके ट्रांजैक्शंस पे टोटल कंट्रोल आपका होता है। आप ट्रांजैक्शंस को कैश में करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट में करेंगे, उसके बार्टर में कुछ लेंगे, या कुछ भी आपको प्राइस डाउन करना है, बढ़ाना है प्राइस, तो वो सारा कंट्रोल आपके पास होता है आपके प्रोडक्ट का। नेक्स्ट होता है कि जब आप खुद अपना काम करते हैं तो आप अच्छे से समझ पाते हैं अपने कस्टमर्स को जो कि फ़ॉरेन मार्केट में या ओवरसीज़ मार्केट में हैं, क्योंकि जब आप उन्हें अच्छी तरह समझोगे, जानोगे, तभी आप जान पाओगे कि वो किस तरह की डिमांड करते हैं, उनकी नीड कैसी है, किस तरह के प्रोडक्ट को डेवलप करके हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं। और जब वो ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे तभी हमारी जो अर्निंग होती है वो बढ़ेगी। अब नेक्स्ट है योर कस्टमर्स नो यू एंड
फील मोर सिक्योर। अब जब आपका जो कस्टमर्स है, अभी आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, आप वो प्रोडक्ट सीधे या तो मैन्युफैक्चरर से परचेज़ करें या किसी एजेंट से परचेज़ करें, तो आपका ट्रस्ट किस में होता है? आप मैन्युफैक्चरर पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो उसका ओनर है, वो प्रोडक्ट का कह सकते हैं मेन मैन्युफैक्चरर है। तो हमें भी ट्रस्ट होता है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को उसके मैन्युफैक्चरर से परचेज़ करते हैं तो वो ज़्यादा ट्रस्टेबल, ज़्यादा सिक्योर होता है कंपैरिजन टू किसी एजेंट के बेस पे। क्योंकि एजेंट का हो सकता है कल को वो अपनी बात से मुकर जाए, उसके जो उसने हमें टर्म्स एंड कंडीशंस थी हमारे सेल्स के अंदर उनको कैंसिल कर दे, मना कर दे या ना फुलफ़िल करे। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस होता है, मैन्युफैक्चर होता है, वो हरदम ही उन्हें फुलफ़िल करना होता है या करता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके लॉन्ग टर्म में काम करते हैं और एजेंट का ज़रूरी नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म में काम करें। नेक्स्ट होता है कि अब आपके जो कस्टमर्स होते हैं, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपकी सर्विस से रिलेटेड फीडबैक आपको जल्दी से जल्दी देंगे। तो जब आपकी डायरेक्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको आपका फीडबैक बहुत जल्दी मिलता है कंपैरिजन टू, और जब आपको डायरेक्ट फीडबैक मिलेगा तो अगर उसमें आपको कोई इम्प्रूव करना अपने प्रोडक्ट के अंदर तो आप उसको भी ईज़िली कर पाएंगे। नेक्स्ट होता है कि आपके जो ट्रेडमार्क होते हैं, आपके पेटेंट होते हैं, आपके कॉपीराइट्स होते हैं, आपके लाइसेंस होते हैं प्रोडक्ट के, वो फुली प्रोटेक्ट होते हैं, फुली सिक्योर होते हैं। क्योंकि जब आप अपना सारा ऑपरेशन, सारी बिजनेस यूनिट्स, सारी ट्रांजैक्शंस, सारा काम खुद ही कर रहे हैं, तो मतलब कोई और दूसरी फर्म्स, दूसरे एजेंट्स आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होते आपके काम को करने में, आपके एक्सपोर्ट में। तो आपकी जितने भी सिक्योर ये डाटा होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, ये सब कुछ फुल प्रोटेक्शन में रहते हैं। क्योंकि जब हम अपना प्रोडक्ट किसी को दे ही नहीं रहे हैं सेल्स के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, तो हमारे ये सारे जो पेटेंट होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, फुल्ली सिक्योर होते हैं। इनके ऊपर पूरा हमारा ही राइट रहता है। नेक्स्ट होता है, आप अपना कह सकते हैं कि जब आप खुद ही उस काम को करोगे तो आप अपना 100% दे सकते हैं, फुल फोकस करेंगे आप उस काम को करने के लिए। क्योंकि हो सकता है आपने किसी एजेंट को हायर करा, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है उसके पास उसी टर्म से रिलेटेड कई और एजेंसीज़ के ऑर्डर हों, कई और फर्म्स के प्रोडक्ट को डील करता हो, तो हो सकता है वो आपके प्रोडक्ट को पूरा टाइम ना दे पाए। लेकिन अगर आप खुद अपने काम को करते हैं तो आप अपना 100% उसके ऊपर फोकस करेंगे, जिससे कि आपका बिज़नेस जल्दी ग्रो करेगा। अब दूसरा होता है कि आपका, अगर आप खुद ही कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट फॉरेन मार्केट में, तो वहाँ पर जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है मार्केटिंग की, या जितने भी आप प्रोसेस करते हैं उनको आप इजीली मोल्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, क्लाइमेट और इन्वायरमेंट। लेकिन अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट की, तो वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहली है मोर टाइम, एनर्जी एंड मनी। जब आप सारा काम खुद ही करोगे तो अब आपको अपना डोमेस्टिक बिज़नेस भी देखना है, इंटरनेशनल बिज़नेस भी देखना है, तो उसमें आपका टाइम भी लगेगा, आपकी एनर्जी भी लगेगी और आपकी मनी कह सकते हैं एक्सपेंस भी करना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा। तो इस कंडीशन में ये कह सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, एनर्जी चाहिए और टाइम चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर ऑर्गेनाइजेशन इन सभी टर्म्स में सूटेबल हो। नेक्स्ट होता है, जब आप खुद ही एक्सपोर्ट करोगे इंटरनेशनल लेवल पे या दूसरी कंट्रीज़ में, ओवरसीज़ मार्केट में, तो आपको उसके लिए पीपल पावर भी चाहिए, मतलब आपको अपने खुद के मैन पावर रिसोर्स भी चाहिए उस कंट्री में। तो यहाँ पर क्या है, आपको अपनी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जब आपको दूसरी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को सेल करना है तो आपको कहीं ना कहीं अपने जो एम्प्लॉयज़ की वैल्यू है, एम्प्लॉयज़ के नंबर्स हैं, उनको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एडिशनल काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एडिशनल एम्प्लॉयज़ भी चाहिए। अब नेक्स्ट है, अभी तक आपके ऑर्गेनाइजेशंस में हर लेवल पे वो सिर्फ डोमेस्टिक लेवल का काम कर रहे थे, लेकिन जब आप खुद ही इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्सपोर्ट करोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशंस के हर लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, कह सकते हैं एक तरह से बर्डन बढ़ जाएगा। तो जब किसी के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है तो वो अपने काम को इफ़ेक्टिवली नहीं कर पाता जितना कि वो पहले करता था। नेक्स्ट है कि अगर कोई आपके प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, कोई फीडबैक है, कोई इसमें कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया आपके प्रोडक्ट में, तो फ़ौरन आपका जो ओवरसीज़ कस्टमर है वो आपको अपना फीडबैक देगा, फिर आप वो उसकी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने किसी लोकल एजेंट को हायर कर रखा है इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट के मीडियम से दूसरी कंट्री के, तो लोकल एजेंट जो उसकी कह सकते हैं प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं उस कस्टमर्स के, उनको हमसे जल्दी कह सकते हैं सोल्व आउट कर देगा कंपैरिजन टू हमारे डायरेक्ट एक्सपोर्ट में। तो ये थे डायरेक्ट एक्सपोर्ट के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस।
अब बात करते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट्स की। तो इसमें क्या होता है, हम अपने प्रोडक्ट को ओवरसीज़ मार्केट में सेल्स करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ, कह सकते हैं, हमारे एजेंट्स होते हैं, हमारे वेयर हाउस होते हैं, एक्सपोर्ट मर्चेंट कंपनीज़ होती हैं, एजेंट्स होते हैं, एक्सपोर्ट हाउसेस होते हैं, ट्रेडिंग कंपनीज़ होती हैं या एक्सपोर्ट मर्चेंट्स होते हैं। बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जिनकी हेल्प लेकर हम अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्रीज़ में सेल्स करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम दूसरी कंट्रीज़ में ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें वहाँ की मार्केट का, वहाँ की डिमांड का, वहाँ की नीड का नॉलेज नहीं होता। तो हम किसी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन की हेल्प लेते हैं उस मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल्स करने में। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है रिस्क फ्री वे टू बिगिन। अब मतलब इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आप जिस मार्केट में एंटर कर रहे हैं, आप वहाँ पर किसी मीडिएटर की हेल्प लेते हैं। आप उस इन्वायरमेंट से अननोन है, लेकिन आपका जो मीडिएटर है, आपका एजेंट है, आपका मर्चेंट है, वो उस इन्वायरमेंट को अच्छे से समझता है। तो जो पर्सन उस इन्वायरमेंट को समझ रहा है, वो आपकी पॉलिसीज़ को, आपकी प्रोडक्ट को, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को उसी तरह कन्वर्ट करेगा जैसे कि उस कंट्री में नीड है। तो इसमें होता है कि अगर आप इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग करते हैं तो आपका जो रिस्क होता है वो बहुत कम हो जाता है। अब दूसरा होता है इट डिमांड्स मिनिमम इन्वॉल्वमेंट इन द एक्सपोर्ट प्रोसेस। अब जो आपका मैन्युफैक्चर होता है उसका कम से कम इन्वॉल्वमेंट होता है आपका एक्सपोर्ट प्रोसेस में। वो अपना पूरा का पूरा फोकस अपने डोमेस्टिक ऑपरेशंस पे दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके एक्सपोर्ट प्रोसेस में शिपिंग होती है, बिलिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशंस होता है, मार्केटिंग होती है। उन सारे काम्स को आपके एजेंट्स करते हैं आपके बिहाफ पे। नेक्स्ट है कि इसमें आप अपने डोमेस्टिक बिजनेस पे पूरा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आपके जितने भी एक्सपोर्ट के हैं या ओवरसीज़ ट्रांजैक्शंस हैं उनको आपके एजेंट कर रहे हैं आपके बेस पे, या आपकी दूसरी फर्म्स कर रही हैं आपकी बेस पे। तो आपका पूरा फोकस आप किस पे लगा सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं डोमेस्टिक बिजनेस पे अपने। नेक्स्ट है यू हैव लिमिटेड लायबिलिटी फॉर प्रोडक्ट मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। अब जब आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग दूसरी कंट्री में कोई एजेंट कर रहा है, कोई एक्सपोर्ट हाउस कर रहा है, ट्रेडिंग हाउस कर रहा है, तो वहाँ पर जो मार्केटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उसके लिए बहुत, कह सकते हैं, आपको बहुत कम फोकस करना पड़ता है, या आप एक लिमिटेड लायबल होते हैं उसके लिए, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई आपने किसी को हायर किया होता है उन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, उनको सॉल्व आउट करने के लिए, उनका बेटर रिजल्ट देने के लिए उन प्रोडक्ट्स से अपने। नेक्स्ट होता है कि डिपेंडिंग ऑन अदर टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरी with which you are dealing, you don't have to concern yourself with shipment and other logistics। तो वही बात इसमें भी कही गई है ऊपर की, कि जब आप किसी एजेंट को इन्वॉल्व करते हैं अपने बिजनेस में, किसी इंटरमीडियरी को इन्वॉल्व करते हैं, किसी एजेंट को इन्वॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर आपका जो ट्रांजेक्शन्स होती है एक्सपोर्ट से रिलेटेड, चाहे शिपमेंट है, लॉजिस्टिक है, ट्रांसपोर्टेशंस है, इन सब के बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि इनको हम किस तरह करेंगे, किस वे में करेंगे, कि आपका जो एजेंट होता है वो इन सभी चीज़ों से, कह सकते हैं, नॉन होता है, और उसे इन चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है। वो आपके बिहाफ पर इन सारे काम को ईजिली हैंडल करता है। अब इसके कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि जब अब आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के बाद एजेंट के पास जा रहा है, एजेंट के पास वो कस्टमर के पास पहुंच रहा है, तो कस्टमर को तो वो प्रोडक्ट उतने ही प्राइस में पहुंचाएंगे आप, क्योंकि कंपटीशन के वैल्यूज़ आप देखते हैं कि अपना प्रोडक्ट कम से कम प्राइस में पहुंचाया जाए कस्टमर तक। लेकिन अब आपका जो प्रॉफिट था, वो आपका प्रॉफिट, आधा प्रॉफिट या कुछ ना कुछ हिस्सा प्रॉफिट का आपको एजेंट को देना पड़ता है। तो आपका जो प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पर वो कम हो जाता है, क्योंकि आपका प्रॉफिट यहाँ पर दो हिस्से में बँट जाता है, एजेंट और मैन्युफैक्चर। दूसरा होता है आपका जो कंट्रोल होता है आपकी फॉरेन सेल्स के ऊपर या ओवरसीज़ मार्केट में आपके प्रोडक्ट का, वो आपका कम हो जाता है। आप कह सकते हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि आपके प्रोडक्ट के जितने भी वहाँ पर सेल्स होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उनको कोई और कर रहा होता है आपके बिहाफ पर। नेक्स्ट होता है कि आप अपने कस्टमर्स को भी नहीं जानते, नहीं समझते, उनकी नीड को, किस अपॉर्चुनिटी को नहीं समझ सकते आप उनकी, कि इन फ्यूचर में उन कस्टमर्स को किस प्रोडक्ट की नीड होगी और कैसा प्रोडक्ट हम उन्हें ऑफ़र करें उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। और नेक्स्ट है कि हो सकता है जिस प्रोडक्ट को हमारा एजेंट हमारे प्रोडक्ट को फ़ॉरेन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में सेल्स कर रहा हो, सेम वही प्रोडक्ट वो किसी और ऑर्गेनाइजेशंस का भी सेल्स करता हो। तो इस कंडीशंस में एक ही एजेंट एक ही प्रोडक्ट को, कह सकते हैं, एक ही वर्क जिस प्रोडक्ट का है, उस प्रोडक्ट को दो या दो ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा के मैन्युफैक्चर से लेके सेल कर रहा है।
तो वहाँ पर टोटल फोकस आपके प्रोडक्ट पे नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट तो एक ही है लेकिन वो अलग अलग ब्रांड से। जैसे आप सेल फ़ोन्स की बात करें, एक सैमसंग की सेल फ़ोन्स कंपनी है, उसने कोई एजेंट हायर करा यूएसए में सेल्स के लिए, और दूसरी है आपकी नोकिया की सेल फ़ोन्स एजेंसी, उन्होंने हायर किया। तो आपका जो एजेंट है, अगर वो सिर्फ सैमसंग के सेल फ़ोन्स को सेल्स करे तो उसकी रिवेन्यू, उसकी अर्निंग ज़्यादा बढ़ाएगा हमारी। लेकिन अगर वही एक ही एजेंट आपके नोकिया के फ़ोन्स को भी वहाँ सेल्स करे और सैमसंग के फ़ोन्स को भी वहाँ पर सेल्स करे, तो वो कहीं ना कहीं दोनों को सेल्स करने की देखेगा, क्योंकि जब एक ही पर्सन दोनों चीज़ को सेल्स कर रहा है तो आपकी सेल्स कम हो जाएगी कंपैरिजन टू वो एक ही प्रोडक्ट वहाँ पर सेल्स करें। तो अब बात करते हैं हम इंटरमीडियरीज़ के बारे में, कि जब हम सेल्स करते हैं, हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ करते हैं, तो कौन से मीडिएटर्स आते हैं हमारे इन चैनल्स के अंदर। तो सबसे पहला होता है हमारा इनडायरेक्ट चैनल, दूसरा होता है हम यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट चैनल। तो इनडायरेक्ट चैनल के अंदर हम देखते हैं कि हमारे दो होते हैं पार्ट, एक होता है डोमेस्टिक एजेंट, दूसरा होता है डोमेस्टिक मर्चेंट। तो सबसे पहले हम डोमेस्टिक एजेंट में बात करते हैं एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज़। तो इनमें क्या होता है कि ये आपका एक हमारा मैन्युफैक्चर होता है, उससे कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे उनसे कनेक्ट होते हैं, कि इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैन्युफैक्चर कंपनी के लिए या उसके बिहाफ पर फ़ॉरेन मार्केट में उसके प्रोडक्ट को सेल्स करेंगे, उनकी क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में, उनके जितने भी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, प्रोडक्शन किस तरह करें अपने प्रोडक्ट का, या किस तरह रिसर्च को किया जाए फ़ॉरेन में। मतलब ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितना भी काम होता है, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन सभी को करते हैं आपके मैन्युफैक्चर के बिहाफ पे। लेकिन ये सब होता है इनका एक कॉन्ट्रैक्ट में, ये कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पर या कॉन्ट्रैक्ट के अंडर रहकर ये सारा काम करते हैं। और ये काफ़ी कह सकते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा पावर होती है, फ्रीडम होती है इंटरनेशनल मार्केटिंग में, जो मैन्युफैक्चर के ऑपरेशंस के लिए या उसके प्रोडक्ट को किस तरह सेल्स करना है, कैसी मार्केटिंग करनी है, इसके लिए इनके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज़, पावर्स और फ्रीडम होती है। ये अपने अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में सेल्स कर सकते हैं। इनके लिए इन्हें या तो हम सैलरी देते हैं या इन्हें हम कमीशन देते हैं, कह सकते हैं या तो इन्हें पेमेंट मिलती है या इन्हें कमीशन मिलता है। नेक्स्ट होता है एक्सपोर्ट ब्रोकर। तो एक्सपोर्ट ब्रोकर समझ सकते हैं आप कि इसका काम होता है आपके सेलर और बायर को एक प्लेस पे लेके आना। मतलब इंडिया से कोई सेल्स करना चाहता है अपने प्रोडक्ट को फ़ॉरेन मार्केट में, और फ़ॉरेन मार्केट का कोई बायर है, इंपोर्टर है, जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहता है, लेकिन ये दोनों अभी एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे को इनसे इनका कॉन्टैक्ट नहीं है। तो हमारा जो एक्सपोर्ट ब्रोकर होता है, इसके पास बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट होते हैं अदर कंट्रीज़ के, या कह सकते ओवरऑल वर्ल्ड के, कि किस कंट्री में कौन सा इंपोर्टर क्या इंपोर्ट करना चाहता है और कौन सा एक्सपोर्टर क्या एक्सपोर्ट करना चाहता है। तो उन दोनों को मिलाने का काम करता है ये, और इसके लिए इसे हम कह सकते हैं कमीशन पे किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट एजेंट। तो अब ये आपके जो मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट एजेंट होते हैं, ये फर्म्स के लिए भी काम कर सकते हैं और ये इंडिविजुअल भी काम करते हैं आपके फ़ॉरेन मार्केट में। तो कई बार आपके जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो फ़ॉरेन में या ओवरसीज मार्केट्स में अपने एम्प्लॉयज़ को हायर कर देते हैं, कि ये वो इनके बिहाफ पर उस मार्केट में रहकर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड वहाँ पर जो हैंडलिंग करना, उसको आपको वहाँ पर सेल्स करना है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ किस तरह बनानी है, मतलब आपके सारे काम को उस कंट्री में आपके बिहाफ पर ये करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये हरदम ऑर्गेनाइजेशंस के खुद के पार्ट हो सकता है कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशंस है दूसरी कंट्री में, हमने उससे हायर करा हो अपने इस काम के लिए। और ये हो सकता है इंडिविजुअल कोई एक एजेंट ही काम करता हो, या फिर कोई पूरी ऑर्गेनाइजेशंस हो। और अगर आपने अपने बिजनेस में मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट एजेंट को हायर कर रखा है, अपॉइंट कर रखा है, तो आपको कोई नीड नहीं होती एक्सपोर्ट मैनेजर की। तो मतलब अगर आपके पास एक्सपोर्ट एजेंट है मैन्युफैक्चर का, तो आपको जो आपका एक्सपोर्ट मैनेजर है उसको हायर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक्सपोर्ट मैनेजर के जितने भी काम होते हैं सेम वही वर्क करता है आपका मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट एजेंट। इनके लिए भी इन्हें कह सकते हैं कि एक कमीशन पे किया जाता है। नेक्स्ट है आपका परचेजिंग एजेंट। तो परचेजिंग एजेंट की बात करें तो परचेजिंग एजेंट होता है कि हमारी कंट्री में रहकर किसी फ़ॉरेन बायर को रिप्रेजेंट करता है। ये मतलब दूसरी कंट्री का कोई बायर है, उसे प्रोडक्ट चाहिए, तो वो हमारी कंट्री में खुद ना आकर अपने हमारी कंट्री के किसी पर्सन्स को अपॉइंट कर ले अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, कि वो पर्सन उसके बिहाफ पर, इंटरनेशनल बायर के बिहाफ पर हमारी कंट्री में
उसकी नीड, उसकी डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट को परचेज़ करे, उनकी क्वालिटी चेक करे और उस प्रोडक्ट को उस एजेंट तक पहुँचाए। तो ये काम होता है आपका परचेजिंग एजेंट का। मतलब ये हमारी मैन्युफैक्चर कंट्री में रहकर हमारे प्रोडक्ट को बेटर चूज़ करता है और उस प्रोडक्ट को फ़ॉरेन बायर को सेंड करता है, एक्सपोर्ट करता है और इसके लिए इसे क्या मिलता है, इसको कमीशन पे किया जाता है। कि कौन पे करेगा, आपका जो इम्पोर्टर है दूसरी कंट्री का, वो इसे कमीशन पे करेगा, क्योंकि ये उसके बिहाफ पर ही हमारी कंट्री में डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा होता है। अब नेक्स्ट होता है आपका कंट्री कंट्रोल्ड बाइंग एजेंट्स। अब जो आपके कंट्री कंट्रोल्ड बाइंग एजेंट्स होते हैं, ये आपके एग्जैक्ट परचेजिंग एजेंट की तरह ही काम करते हैं। इनमें बस एक फ़र्क ये होता है कि आप में, अब इसमें जो इनकी एजेंसी का कह सकते हैं जो एजेंट होता है वो गवर्नमेंट का होता है। क्योंकि अगर हम बात करें परचेजिंग एजेंट की, तो उनके एजेंट प्राइवेट हुआ करते, किसी कंपनी के हुआ करते, किसी फर्म्स के हुआ करते। लेकिन अभी हम बात करें कंट्री कंट्रोल्ड बाइंग एजेंट्स की, तो इसमें जो आपका एजेंट होगा वो गवर्नमेंट एजेंसी का होगा या क्वासी गवर्नमेंट फर्म्स का होगा। इसका भी काम सेम होता है कि आपके वहाँ की गवर्नमेंट को जो नीड है प्रोडक्ट की, उस नीड के हिसाब से मैन्युफैक्चर कंट्रीज़ में रहकर उस प्रोडक्ट को ढूंढना, उसकी क्वालिटी को बेटर रखना और फिर उस प्रोडक्ट को उनके बिहाफ पर परचेज़ करके उन्हें सेल्स करना या एक्सपोर्ट कर देना। अब नेक्स्ट होता है रेजिडेंट बायर। तो रेजिडेंट बायर भी कह सकते हैं आप, वही काम करता है जो आपका परचेजिंग एजेंट काम करता है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा फ़र्क है कि इसमें जो आपका रेजिडेंट बायर होता है ये एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। हो सकता है 10 साल, 5 साल या काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है एक, उसके बिहाफ पर ये काम करता है और ये उसी कंट्री का रेजिडेंट होता है जिस कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है उस प्रोडक्ट की। मतलब कोई यूएसए की फर्म्स है, उसे इंडिया से कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो वो इंडिया के किसी रेजिडेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी कि वो एजेंट उस अमेरिकन कंपनी के साथ या यूएसए की कंपनी के साथ ट्रेड करेगा। मतलब उनके बिहाफ पर इंडिया में उनकी नीड के हिसाब से प्रोडक्ट को चूज़ करेगा, देखेगा कि उसे वो प्रोडक्ट इंडिया के किस पार्ट में बेटर से बेटर मिलेगा, नई मार्केट्स को चूज़ करेगा इंडिया में, कहाँ पर उसे वो कम प्राइस में मिल रहा है, क्वालिटी मिल रही है। इन सारे कामों को किसके बिहाफ पे करेगा, वो आपके इंटरनेशनल बायर के बिहाफ पे, और फिर इंडिया में उस प्रोडक्ट को परचेज़ करके वो एक्सपोर्ट कर देगा आपके इंटरनेशनल बायर को, जिसके लिए उससे कह सकते हैं कमीशन पे किया जाता है। तो ये से आपके डोमेस्टिक एजेंट्स के अंदर ही आते हैं सारे। अब दूसरी बात करते हैं हम डोमेस्टिक मर्चेंट्स की। तो इसमें सबसे पहला होता है आपका एक्सपोर्ट मर्चेंट। तो मतलब इसका काम ही क्या, मर्चेंट मतलब व्यापारी। तो मतलब ये आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करता है आपकी कंट्री में और फिर उसने मतलब टाइटल ले लिया आपके गुड्स का आपसे, इसने आपसे आपका प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया और फिर अपने नाम से उस प्रोडक्ट को ओवरसीज़ मार्केट में सेल्स करता है। तो ये होता है आपका एक्सपोर्ट मर्चेंट। दूसरे होते हैं एक्सपोर्ट हाउसेस। तो इनको हम अगर देखें तो आपके ये मैन्युफैक्चरर्स के खुद के भी हो सकते हैं और हो सकता है वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उनको यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या, इनका काम क्या होता है कि आपके मैन्युफैक्चर को लोन दिलवाते हैं, ये मतलब फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। उनके प्रोडक्ट को जो हैंडलिंग का काम होता है कि किस तरह उनके प्रोडक्ट को वेयर हाउस में सेव किया जाएगा, किस तरह ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, ओवरसीज़ मार्केट में किस तरह प्रमोशन किया जाएगा उनके प्रोडक्ट का, या उनके प्रोडक्ट को किस तरह मॉडिफाई किया जाना चाहिए जिससे वो ओवरसीज़ की डिमांड को फिलफ़िल कर सके। और इनके जो ऑफिसेज़ होते हैं, इनके जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो वर्ल्ड वाइड होते हैं। तो इनका यही काम होता है कि मैन्युफैक्चर को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ये रिलेटेड टू उसके एक्सपोर्ट से हिसाब, चाहे उसके इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग का हो, चाहे उसके प्रोडक्ट की रिसर्च हो, प्रोडक्ट को डेवलप करना हो, प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना हो, चाहे उसके प्रमोशन करना हो। तो इन सारे कामों के लिए ये हेल्प करता है हमारे मैन्युफैक्चर को। इसके लिए इसे फ़ीस पे की जाती है या कमीशन भी कह सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इन्हें जो इस काम के लिए फ़ीस पे की जाती है। नेक्स्ट होती है ट्रेडिंग कंपनीज़। तो ट्रेडिंग कंपनीज़ का काम क्या होता है कि अभी तक आपका जो एक्सपोर्ट हाउस था वो सिर्फ आपके एक्सपोर्ट में हेल्प किया करता। मतलब आपकी इंडिया की कोई फर्म्स है, उसे दूसरी कंट्री में कोई प्रोडक्ट सेल्स करना है तो ये उसकी हेल्प करती थी दूसरी कंट्रीज़ में सेल्स के लिए। लेकिन अब ट्रेडिंग हाउस ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों काम को करता है। मतलब कोई दूसरी कंट्री कोई कंपनी है, वो हमारी कंट्री के सेलर्स को प्रोडक्ट बेचना चाहती है तो वहाँ पर भी हेल्प करेगा ये, उस सेलर्स के बिहाफ से देखेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से इंटरनेशनल लेवल पे जो उसको प्रोडक्ट सेल्स कर सकता है। मतलब ये सारे काम इसके वही होते हैं जो एक्सपोर्ट हाउस के हुआ करते, लेकिन अब इसके काम जो होते हैं एक्सपोर्ट के लिए भी करता है सेम, और सेम ये आपका इंपोर्ट के लिए भी करता है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं पिगी बैकिंग। तो पिगी बैकिंग, जब आपके पास इनमें से डोमेस्टिक एजेंट और डोमेस्टिक मर्चेंट का कोई भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल ना हो, तो वहाँ पर आप पिगी बैकिंग का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपको किसी नई मार्केट में एंटर करना है। वहाँ पर आपके पास कोई एजेंट नहीं है, कोई मर्चेंट नहीं है, कोई आपके पास एक्सपोर्ट हाउस नहीं है। तो उस कंडीशन में आप उसी कंट्री की किसी दूसरी फर्म से, जो उसी मार्केट में सेम टारगेट कस्टमर्स के साथ डील कर रही होती है। आप एग्ज़ाम्पल समझ सकते हैं कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड या उसी प्रोडक्ट का कोई पार्ट है, हो सकता है आप फ़ोन्स के मैन्युफैक्चर हैं और आपको किसी दूसरी इंटरनेशनल या दूसरी ओवरसीज़ मार्केट में एंटर करना है। तो आप वहाँ पर देखेंगे कि कौन सी एजेंसी आपके ही सेम सेगमेंटेड कस्टमर्स को फोकस कर रही है। मतलब आप देखेंगे कि वहाँ पर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है, कोई कंपनी है जो ईयरफोन्स का प्रोडक्शंस कर रही हो, टेम्पर्ड का प्रोडक्शंस कर रही हो, या इनके कवर्स का प्रोडक्शन कर रही हो। तो आप उस एजेंसी से, उस ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे लॉन्ग टर्म के लिए कि वो अपनी कंट्री में आपके बिहाफ पर आपके मोबाइल फ़ोन्स को, उन्हीं के कस्टमर्स को, जो उसके जिन कस्टमर्स को उसने टारगेट कर रखा है अपने हेडफोन्स को सेल्स करने के लिए, अपने नेटवर्क को यूज़ कर कर आपके प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में सेल्स करें। और वहाँ पर जो भी सेल्स से प्रॉफिट होगा वो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो वैल्यू फिक्स हुई होगी उसमें डिवाइड कर लेंगी। तो ये होता है पिगी बैकिंग। मतलब किसी दूसरी कंट्री की जो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस या फर्म्स जो काम कर रही है, हम उसकी हेल्प लेकर, उसकी नाम की हेल्प लेकर, उसके ऑर्गेनाइजेशंस को यूज़ करके, उसकी ब्रांड वैल्यू को या उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसकी हेल्प से अपने प्रोडक्ट को उस दूसरी कंट्री में सेल्स करें। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डायरेक्ट चैनल के बारे में। तो डायरेक्ट चैनल में सबसे पहला होता है आपका इम्पोर्टर। तो आपको पता ही है कि इम्पोर्टर आपका क्या होता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट को दूसरी मार्केट में सेल्स करते हैं, मतलब दूसरी कंट्री का वो पर्सन जिसे उसकी नीड है वो डायरेक्ट आपसे अपने प्रोडक्ट को परचेज़ करें, तो ये होता है इम्पोर्टर। और इसमें जो आपकी सेलिंग होती है वो डायरेक्ट होती है। इसके बीच में हम किसी भी एजेंट को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर एक मैन्युफैक्चर है और दूसरी कंट्री में उस प्रोडक्ट का यूज़र है, मतलब इम्पोर्टर है जो उसको चाहता है। तो हम डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को उसको इंपोर्ट कर देते हैं, तो वो होता है आपका इम्पोर्टर। इम्पोर्टर नॉर्मली हो सकता है कि वो वहाँ पर सेल्स करे उस प्रोडक्ट को, या गवर्नमेंट के बिहाफ पे परचेज़ कर रहा उस प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने जो अपना प्रोडक्ट को दूसरी मार्केट में पहुँचाना था वो हमने डायरेक्ट पहुँचाया है इम्पोर्टर को। दूसरा होता है फ़ॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो अगर हम फ़ॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो दूसरी कंट्रीज़ में जो हमारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो फर्म्स हैं। हम डायरेक्ट उनको अपने प्रोडक्ट को सेल्स कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं विदाउट किसी मार्केटिंग मीडिएटरीज़ की हेल्प के। तो इसमें आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो अपने नाम से काम करते हैं। आपके प्रोडक्ट को हो सकता है वो अपने नाम से वहाँ पर सेल्स करें, अपनी ब्रांड वैल्यूज़ का यूज़ करें अपने प्रोडक्ट को सेल्स करने में, आपके जो फ़ॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। नेक्स्ट हैं रिटेलर्स। अब रिटेलर्स क्या हैं कि आपके प्रोडक्ट को कह सकते हैं रिटेल में सेल्स करते हैं, कस्टमर्स को सेल्स करते हैं। तो वो भी आपके प्रोडक्ट को सीधा आपसे ही परचेज़ करना प्रीफर करेंगे, मैन्युफैक्चर से परचेज़ करना प्रीफर करते हैं, क्योंकि जब वो प्रोडक्ट को कस्टमर्स को दे रहे हैं तो वहाँ पर उनका जो प्रॉफिट होता है वो सबसे कम हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी सेल्स होती है वो कम हो जाती है। और जब कम क्वांटिटी होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा। तो वो सोचते हैं कम से कम प्राइस पर उस प्रोडक्ट को वो परचेज़ करें। तो वो तभी पॉसिबल है जब उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से परचेज़ करते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंटल, डिपार्टमेंटल, स्टेट ओन ट्रेडिंग कंपनीज़। अब कुछ गवर्नमेंट के बिहाफ पर डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, स्टेट के ट्रेडिंग कंपनीज़ होती हैं या फर्म्स होती हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए कह सकते हैं किसी दूसरी कंट्रीज़ के मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं उस प्रोडक्ट को फॉर अ लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट है एंड यूज़र्स। तो एंड यूज़र्स में आप देख सकते हैं आप अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली सीधा कस्टमर्स को सेल्स कर रहे हैं दूसरी कंट्री। तो आपका मीडियम कौन सा होता है? मैक्सिमम तो हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे आजकल अलीबाबा है, इंडिया मार्ट है, अमेज़न है, तो ऐसी बहुत सारी लॉजिस्टिक फर्म्स हैं, एजेंसीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जिनकी हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली उसके यूज़र तक सेल्स कर सकते हैं। तो ये था आपका डायरेक्ट चैनल। तो आपने देख लिया कि किन मीडिएटर्स का या किन इंटरमीडियरीज़ का यूज़ करते हैं, या कौन सी इंटरमीडियरीज़ होती हैं हमारे इनडायरेक्ट चैनल और डायरेक्ट चैनल के अंदर, जब हमने प्रोडक्ट को
एक्सपोर्ट करते हैं ओवरसीज़ मार्केट में। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग चैनल चॉइस। तो मतलब आपके ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी जो चॉइस होती है चैनल्स की उसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं मार्केट, कि अगर आपकी मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है, आपका वहाँ पर जो सेल्स है वो ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल मार्केट है, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट सेल्स करेंगे अपने प्रोडक्ट की। लेकिन अगर आपकी मार्केट बहुत छोटे लेवल पे है, कस्टमर्स मार्केट है, वो आपने देख लिया कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम है, कस्टमर्स परचेज़ कर रहे हैं, मार्केट का साइज़ ही बहुत छोटा है, तो वहाँ पर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या ज़्यादा एफर्ट खुद का नहीं लगाएंगे। आप सोचेंगे आप किसी और के बिहाफ पर ही उस मार्केट में सेल्स करें, क्योंकि आप अपना पूरा फोकस उस मार्केट में तब लगाएंगे जब आपको लगता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आपकी सेल्स का, वहाँ पर मार्केट साइज़ बहुत बड़ा हो। अब दूसरा देखते हैं हमारा प्रोडक्ट किस क्वालिटी में आता है। मतलब अगर हमारा प्रोडक्ट टेक्निकल है तो हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे, और अगर हमारा प्रोडक्ट मतलब अगर नॉन टेक्निकल है तो वहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। अगर टेक्निकल प्रोडक्ट है तो हम उसे डायरेक्ट सेल्स करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं मार्केटिंग स्किल्स। तो अगर हमें एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एंटर करेंगे, डायरेक्ट चैनल्स का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें मार्केटिंग की एक्सपीरियंस नहीं है, मार्केटिंग स्किल्स नहीं है, तो वहाँ पर हम इनडायरेक्ट मार्केटिंग का, इनडायरेक्ट चैनल्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें उसका नॉलेज ही नहीं है उस मार्केट का, तो हम बिना नॉलेज के किसी भी मार्केट में एंटर नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट होता है कि हम किस तरह कंट्रोल चाहते हैं अपने प्रोडक्ट पे। तो अगर हमारी सिर्फ कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में पहुंचाना, सिर्फ अर्निंग करना, तो वो इनडायरेक्ट को यूज़ करेगी। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसके प्रोडक्ट के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल रहे, उसके एक्सपोर्ट पे, उनकी प्राइसिंग पे, उनकी मार्केटिंग पे, तो वो यूज़ करेगी डायरेक्ट मेथड। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उस मैन्युफैक्चर की, उस ऑर्गेनाइजेशन की या उस कंपनी की। तो अगर कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो डायरेक्ट मेथड यूज़ करेगी, क्योंकि डायरेक्ट में आपको, अब मैंने पहले ही बताया था कि आपको फाइनेंस की नीड, मैन पावर की नीड, आपको टाइम की नीड ज़्यादा होती है, तो ये तभी आप दे पाएंगे जब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन अगर आप वीक हैं फाइनेंशियली तो उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट चैनल्स का। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि करेक्टर ऑफ प्रोडक्ट हमारे क्या हैं, कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके करेक्टर्स किस तरह हैं, ये भी हमारी हेल्प करते हैं हमारे प्रोडक्ट को कि चैनल को चूज़ करने में। तो सबसे पहला है आपकी यूनिट वैल्यू। तो हम देखते हैं कि अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर हम चॉइस करते हैं डायरेक्ट सेल्स को, क्योंकि जब प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू ज़्यादा है, यूनिट वैल्यू ज़्यादा है, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो वहाँ पर हम उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते इंटरमीडियरीज़ के लिए, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और जब हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो उसे प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है। दूसरा है कि जब आपका जो चैनल, आपका जो प्रोडक्ट है उसका वेट क्या है और आप उसको किस तरह दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो इस तरह है कि आप उसके बल्क ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है उस प्रोडक्ट का, तो उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, क्योंकि जब आप उस प्रोडक्ट को खुद ही एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं ईजिली दूसरी कंट्री में, तो फिर आप क्यों मीडिएटर्स की हेल्प लेंगे अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में सेल्स के लिए, क्योंकि आपको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है। नेक्स्ट होता है पेरिशेबिलिटी। मतलब आपका जो गुड्स है वो कितने दिन में ख़राब होएगा, या उसकी जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाएगी। तो अगर आपका गुड्स पेरिशेबल है, मतलब वो ऐसा है कि अगर ज़्यादा दिन रह गया वो ट्रांसपोर्टेशंस में, मैन्युफैक्चरिंग और कस्टमर्स के बीच में गैप ज़्यादा हो गया, तो आपकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, गुड्स ख़राब हो जाएंगे। तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं डायरेक्ट चेन का या डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग का, क्योंकि उसमें आपका जो टाइम पीरियड होता है वो कम से कम होता है। नेक्स्ट है आपका फैशन गुड्स। तो फैशन गुड्स जो होते हैं ये यूज़ करते हैं मैक्सिमम डायरेक्ट आपके रिटेलर्स को प्रोडक्ट को सेल्स करना प्रीफर ज़्यादा करते हैं। अगर आपका फैशन गुड्स है तो आपका जो चैनल होगा वो मैक्सिमम आपका जो होता है रिटेलर्स को एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को आप डायरेक्ट। नेक्स्ट होता है स्टैंडर्डाइजेशन गुड्स। तो अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर हम रेकमेंड करते हैं इनडायरेक्ट सेल्स को, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट एक ही होता है, लेकिन अब हमें जिस मार्केट में सेल्स करना है वहाँ पर हो सकता है अलग अलग रीजन्स हो, अलग अलग कस्टमर्स हो, तो उनके बिहाफ पर उस कंट्री में उसकी मार्केटिंग को मोल्ड करना, उनके हिसाब से उसकी एडवर्टाइजमेंट करना, उनके हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो उसमें हम कह सकते हैं इतने एफिशिएंट नहीं होते। तो हम यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ करते हैं उस कंट्री में उसका सेल्स के लिए। अब नेक्स्ट है स्टेज ऑफ मार्केट डेवलपमेंट। तो हम देखते हैं
कि जो मार्केट का डेवलपमेंट एरिया है वो स्टेज मतलब क्या है, कि मार्केट पूरी डेवलप हो चुकी है, वो आपके प्रोडक्ट को एडॉप्ट करने के लिए तैयार है या नहीं है। हो सकता है आपका जो प्रोडक्ट हो उस मार्केट में पहले से अवेलेबल हो, या फिर आपने जो प्रोडक्ट डेवलप किया हो उसका कह सकते हैं बहुत ही एक ओल्डर वर्जन उस मार्केट में अवेलेबल हो और वहाँ के कस्टमर्स उसका नया प्रोडक्ट की डिमांड करते हों या उनकी नीड हो। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारा प्रोडक्ट की जो कंडीशंस है और वहाँ की जो डेवलपमेंट की स्टेज है मार्केट की वो कैसी है। तो मैक्सिमम हम इसमें इनडायरेक्ट सेल्स को यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि हम ये भी देखना पड़ता है कि हमारा बायर कौन है, क्योंकि बायर के हिसाब से भी हम चैनल्स का सिलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो जहाँ पर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करते हैं, मतलब आपके बीच में कोई प्राइवेट फर्म्स नहीं है, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट का। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल बायर, क्योंकि इंडस्ट्रियल बायर भी क्या होता है कि वो कम से कम प्राइस पर रॉ मटेरियल को परचेज़ करना चाहता है, क्योंकि जब वो कम प्राइस पे परचेज़ करेगा तभी उस प्रोडक्ट को वो कम प्राइस पे सेल्स कर पाएगा। तो ये भी यहाँ पर अगर इंडस्ट्रियल बायर है कोई, तो वो प्रोडक्ट डायरेक्ट चैनल का यूज़ करता है सेल्स के लिए। नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी अगर आपके हैं तो वो भी आपके प्रोडक्ट को आपसे डायरेक्टली परचेज़ करना चाहेंगे, मैन्युफैक्चर से डायरेक्टली परचेज़ करना चाहते हैं कंपैरिजन टू आपके इनडायरेक्ट चैनल्स के। होल सेलर्स हैं, तो होल सेलर्स का भी यही है कि वो भी उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से परचेज़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट है लार्ज रिटेल स्टोर्स। तो इनका भी सेम वही प्रोसेस है जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर्स था, होल सेलर्स था, कि ये भी आपके प्रोडक्ट को प्रीफर करते हैं डायरेक्टली प्रोड्यूसर से परचेज़ करने की। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स कि हम किस तरह चैनल्स को चूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में। तो अब बात करते हैं हम सेलेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग ओवरसीज़ एजेंट्स। तो हमने देखा था अभी कि हमारे बेस पे कुछ एजेंट्स को हम चूज़ करते हैं जो हमारे बिहाफ पर, हमारी इंस्ट्रक्शंस पे ओवरसीज़ मार्केट में हमारे काम को करते हैं। मतलब जो ओवरसीज़ एजेंट्स होते हैं, इनका काम क्या होता है कि जो आपकी मेन बिजनेस फर्म्स ऑर्डर देती है, पेरेंट बॉडीज ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्डर देती है उसे, या जो करने को कहती है, उसके बिहाफ पर उसी काम को उस कंट्री में हमारा एजेंट करता है। और ये नॉर्मली जो होता है लोकल पर्सन होता है उस कंट्री का और उस ओवरसीज़ मार्केट का, जहाँ पर आपको अपना बिजनेस ऑपरेशंस या अपनी एक्सपोर्टिंग करनी होती है। क्योंकि वहाँ का हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, लेकिन वहाँ का जो एजेंट होता है वो वहाँ के इन्वायरमेंट से कह सकते हैं काफ़ी वाकिफ़ होता है, या उसे नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है उस मार्केट की डिमांड का, मार्केट की सेल्स का, हर चीज़ का। अब बात करते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि एजेंट आप एक्सपोर्ट मार्केट में यूज़ करें। तो सबसे पहली बात कि कई कंट्रीज़ में ऐसा रूल्स है, रेगुलेशंस है, लीगल स्टिपुलेशंस हैं कि अगर आप किसी कंट्री के साथ इंपोर्ट करते हैं, टेंडर करते हैं कोई, तो वहाँ पर जो उसका उस टेंडर को लेता है, इंपोर्ट को करता है, वो वहीं का उसी कंट्री का लोकल एजेंट होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस में आपको ओवरसीज़ एजेंट्स आपको हेल्प करते हैं अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्रीज़ में फैलाने में। दूसरा होता है कि इन्हें मार्केट के कंडीशंस की नॉलेज ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लोकल वहीं के एजेंट्स होते हैं, तो हमारे कंपैरिजन ये हमसे ज़्यादा जानते हैं उस मार्केट की कंडीशंस को, नीड्स को, डिमांड को। अब जब ये इसी फील्ड में काम कर रहे हैं तो वहाँ का जो डिसीजंस प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पर क्रिएट होती हैं, वहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी या डिसीजंस लेना होगा तो ये हमसे ज़्यादा सूटेबल होते हैं उस कंडीशंस में करने के लिए, क्योंकि ये उस कंडीशंस को डील कर रहे होते हैं, उस इन्वायरमेंट को डील कर चुके होते हैं पहले से ही। क्योंकि अब आप किसी एजेंट का यूज़ कर रहे हैं तो उस एजेंट्स के उस कंट्री में उसे पता है कि किस किस जगह पर कॉमर्शियल अपने वो सेंटर्स बनाएगा, या उसके हर उन कॉमर्शियल स्पेसिस पे, कॉमर्शियल प्लेसेस पे सेंटर्स होंगे जहाँ पर उस प्रोडक्ट को ईजिली सेल्स आउट कर सकें। तो मतलब अगर हम किसी दूसरी कंट्री में एंटर करेंगे तो हमें नहीं पता होता कि किस जगह पर किस प्रोडक्ट की सेल्स ज़्यादा होगी, कौन सा कॉमर्शियल सेंटर इस कंट्री का। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट एजेंट की बात या ओवरसीज़ एजेंट को हायर करते हैं तो उनके पास उनके कॉमर्शियल सेंटर्स भी अवेलेबल होते हैं उनके पास। अब दूसरी बात होती है कि जो डाटा कलेक्शन होता है, कि रिसर्च वर्क होता है किसी कंट्री का, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो जो लोकल एजेंट होते हैं वो सस्ते में और जल्दी करते हैं कंपैरिजन टू किसी दूसरी कंट्री के। दूसरा होता है कि इन्हें हमें कोई फिक्स सैलरी या रेम्यूनरेशन नहीं देना होता। सेल्स होगी हमारे प्रोडक्ट की तो हमें इन्हें कमीशन देंगे, अगर सेल्स नहीं हुई तो कमीशन नहीं देंगे। मतलब इसमें ये नहीं होता कि आपको लॉस हो जाएगा इनके पेमेंट का, पेमेंट तभी होगी जब आपको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट होता है
दे आर एक्सपर्ट इन सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। यही होते हैं कि ये कुछ टाइप्स के प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइज्ड होते हैं। मतलब अगर कोई एजेंट है तो हो सकता है वो किसी एक ही प्रोडक्ट पे फोकस कर रखा हो, उसी को वो वहाँ पर सेल्स करता हो, डिस्ट्रीब्यूट करता हो। तो उसके पास जो उसका एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, एक्सपर्टाइज होता है, वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट होता है एजेंसी फर्म आल्सो हैव स्पेशलाइज स्टाफ फॉर ऑपरेशंस। और हो सकता है आपकी जो, या होता ही है कि आपने जिस एजेंसी को हायर करा है उसके पास स्पेशलाइज स्टाफ होते हैं आपके बिजनेस ऑपरेशंस को उस कंट्री में करने के लिए। तो ये थे हमारे ओवरसीज़ एजेंट्स के बेनिफिट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह पहचाने हम फॉरेन एजेंट्स को, मतलब आइडेंटिफाइंग फॉरेन एजेंट्स की कहाँ से हम सिलेक्शन करें कि हमें कौन सा एजेंट्स चाहिए। तो एजेंट्स का जो हमें डाटा होता है वो इंटरनेशनल मर्चेंट बैंक्स होते हैं, हाई कमीशंस होते हैं, एम्बेसीज़ होते हैं, या आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर जाकर आप वहाँ के उस कंट्री के लोकल एजेंट्स के बारे में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप फेयर और एग्जीबिशंस को विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है आपके बहुत ज़्यादा जो आपके एजेंट्स होते हैं वो भी विज़िट करते हैं उस मार्केट को जहाँ पर आप जा रहे होते हैं। हो सकता है वो फेयर हो, वहाँ पर एग्जीबिशन हो, तो उस कंडीशन में आप उन एजेंट से डायरेक्टली मिल सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप आपने देख लिया कि उनका डाटा आपको कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी एजेंट हैं। फिर हम देखेंगे कि उन एजेंट्स का फाइनेंशियल बेस क्या है, उनके पास्ट रिकॉर्ड क्या हैं, परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस क्या है, या वो उस काम को करने के लिए कैपेबल हैं या नहीं है। तो नॉर्मली हम इसमें यही सब चीज़ें देखते हैं कि ट्रिपल सी कहते हैं इसे, कि एक होता है उसकी कैपेसिटी देखी जाती है, दूसरी उसकी कैपिटल देखी जाती है, तीसरी उस कहते हैं हम कि उसकी हम देखते हैं कि किस तरह वो हमारे वर्क को दूसरी कंट्रीज़ में सूटेबल कर पाएगा। तो मतलब इसमें 3C का यूज़ किया जाता है। पहला कैपिटल, दूसरा आपका करेक्टर, तीसरी आपकी तीसरी इसमें आप कह सकते हैं कि उस प्रोडक्ट को हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट को उसने पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन से किसी ऑर्डर को लिया तो उसने उसको किस तरह वहाँ पर करा, मतलब कंप्लीट करा या नहीं करा। तो ये भी इसमें देखा जाता है। तो हम इसके सेलेक्ट करने के बाद हमने देख लिया कि किसी ऑर्गेनाइजेशंस की कितनी कैपिटल है, कितना स्टाफ है, क्या करैक्टर है उसका, क्या कैपेसिटी है, या किस तरह अपने कॉन्ट्रैक्ट को वो करता है। तो इसके बाद हम उसको जो हमने चूज़ कर लिया हमने अपना एजेंट, तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमने जो एजेंट चूज़ किया है क्या उसके अंदर जो चीज़ें हमें चाहिए या कुछ चीज़ें जो इंटरनेशनल मार्केट में सक्सेस होने के लिए ज़रूरी हैं वो सब हैं उसके अंदर या नहीं है। तो सबसे पहला देखते हैं हम कि एजेंट उस बिज़नेस में कितने टाइम से है, मतलब जब ज़्यादा टाइम से होगा तो एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा। फिर दूसरा देखते हैं कि उसके पास कितने सेल्समैन हैं और सेल्समैन का जो एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज़ है, क्या क्वालिफ़िकेशन है उसके सेल्समैन की। फिर देखते हैं कि वो जो करंटली हैंडल कर रहा है प्रोजेक्ट को, उसको उसने किस तरह हैंडल किया है, या उस प्रोजेक्ट को कितनी अर्निंग करी है उसने, या जो उस ऑर्गेनाइजेशंस का कितना ग्रोथ करा उसने उस प्रोजेक्ट को टारगेट करके हैंडल करके। नेक्स्ट देखते हैं प्रीवियस टर्नओवर। तो टर्नओवर में होता है कि उसने प्रीवियस ईयर्स का हम देखते हैं कि उसने कितनी सेल्स करी हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उसके प्रोडक्ट्स को सेल्स कर कर या एज ए एजेंट काम करके। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम कि एडुकेट कैपिटल फॉर बिजनेस वर्क, मतलब आपको जिस तरह का नेटवर्क चाहिए अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्या उसके पास इतनी कैपिटल है कि आपके प्रोडक्ट को वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर सके, आपके बिजनेस वर्क को कर सके या नहीं। तो इसमें आपने देखा कि आप जब आइडेंटिफाई करते हैं तो वहाँ पर आप 3C's का यूज़ करते हैं। सबसे पहला देखते हैं आप कैपेसिटी, दूसरा देखते हैं करेक्टर, तीसरा देखते हैं आप कैपिटल। मतलब इन तीनों चीज़ों को देख कर आप, मतलब देखिए आप कैरेक्टर देखेंगे, मतलब वो जो एजेंट्स टारगेट लेता है, कोई हैंडल करता प्रोजेक्ट को किस तरह हैंडल करता है। फिर देखते हैं कि हम उसके पास कैपिटल है उसके लिए या नहीं है, और तीसरी देखते हैं हम कैपेसिटी। इन तीनों को देखकर हम उसको सिलेक्शन करते हैं। फिर सिलेक्शन के बाद हम देखते हैं कि उसको कितना एक्सपीरियंस है, कितने सेल्समैन हैं, किस तरह प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है जो करंटली हैंडल कर रहा है, प्रीवियस टर्नओवर क्या है, और उसके पास एडिक्वेट कैपिटल है या नहीं है। अब बात करते हैं कि मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग द एजेंट्स की, जो आपके एजेंट आपके बेस पे काम करेंगे उनको हम किस तरह मोटिवेट करें। तो सबसे पहला होता है कि एजेंट्स को किसी पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए राइट्स दे दें, सारे उनके एक्सक्लूसिव राइट दे दें एजेंसी के,
कि वो उस पार्टिकुलर टेरिटरी में जिस भी तरह अपनी मार्केटिंग करना चाहें, आप अपना एडवर्टाइजमेंट करना चाहें या अपने प्रोडक्ट को चेंज करना चाहें, वहाँ की नीड के हिसाब से वो जो भी चाहें वहाँ पर उसको कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर उस प्रोडक्ट के, उस ऑर्गेनाइजेशंस के सारे राइट्स उनके पास दे दिए होते हैं। तो अब उनके पास क्या होता है कि उनके पास सारे राइट्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशंस के, तो अब हमें वहाँ पर सिर्फ सेल्स से मतलब होता है, प्रॉफिट से मतलब होता है। ये नहीं कि वहाँ पर वो कैसी स्ट्रेटजीज़ को अपनाएं, कैसी मार्केटिंग पॉलिसीज़ को करें, किस तरह एडवर्टाइजमेंट करें। तो जब आप किसी को भी राइट्स देते हैं, एक्स्ट्रा राइट्स, तो ये भी एक तरह से मोटिवेशन का काम करता है कि वो भी देखता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशंस ने उसे फुल्ली फ्री हैंड दिया है उसके प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए ओवरसीज़ मार्केट में। या नेक्स्ट कर सकते हैं कि आप उसे कमीशन पे करें मैक्सिमम। जैसे कह सकते हैं कि अगर आप स्लैब बना दें अपनी प्रॉफिट का या सेल्स का, कि अगर आप इस स्लैब में सेल्स करते हैं तो आपको इतना कमीशन मिलेगा, इस स्लैब को क्रॉस करते हैं तो आपका कमीशन इस रेशो में बढ़ता रहेगा। या नेक्स्ट कर सकते हैं आप इंसेंटिव का लिए उसके, कि अगर आप इतनी सेल्स कर देते हैं तो आपको कमीशन के साथ एडिशनल अमाउंट भी मिलेगा। या फिर उसका जो मार्केटिंग करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, उसके लिए उसे प्रमोशनल मटेरियल्स प्रोवाइड करना। मतलब आप उसे हेल्प करेंगे उसके मार्केटिंग में, प्रमोशंस में या रिसर्च वर्क में। या फिर उसे आपका जो हेड ऑफिस है वहाँ पर इनवाइट करें, आपकी मीटिंग्स में, आपके कोई भी बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं या किसी भी काम्स में जो आपके हेड ऑफिस में या आपके डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से जुड़ा है। तो जब आप उसको इनवाइट करेंगे अपने मेन ऑफिस में, हेड ऑफिस में, और अपनी मीटिंग्स में भी उसे पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन देंगे या मौका देंगे, तो इस तरह भी वो काफ़ी हद तक मोटिवेट होते हैं एजेंट्स आपके। तो बात करते हैं कि पेमेंट और एजेंसी कमीशन रूल्स इन इंडिया। तो हम किस तरह पेमेंट करते हैं उन्हें। तो सबसे पहला होता है कि या तो जो उसने सेल्स करी है, हम उस सेल्स से उसका कमीशन काट के उससे रिमेनिंग प्रॉफिट ले लें। पहला तरीका तो ये होता है हमारे पास कि जो टोटल सेल्स उसने करी है उस कंट्री में, उसका जो प्रॉफिट है या उसका जो कमीशन है वो उसको देकर उसका रिमेनिंग पार्ट हम ले लें। या फिर दूसरा होता है कि उसको हम एक अलग से ही इंडिविजुअली उसका जो कमीशन बना, इंसेंटिव बना, उसको अलग से पे कर दें। अब इसमें दूसरा होता है कि आपका जो ओवरसीज़ मार्केट में आपके एजेंट ने जो आपकी मार्केटिंग करी है, एडवर्टाइजिंग करी है या प्रमोशन के लिए जो भी एक्सपेंस किया है, उन सभी की कह सकते हैं वैल्यू को रिकवर करने के लिए, उनकी पेमेंट के लिए उसे क्या होता है कि जितने भी उसकी इन्वॉइसेस होती हैं उन सभी पे ऑथराइज डीलर स्टैम्प के साथ उसे सबमिट करनी होती है आपकी पेरेंट कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशंस को, जिसके बेस पे वो काम कर रहा होता है। और आपकी जो पेमेंट होती है उसके लिए आपका जो मैन्युफैक्चर है या तो वो फॉरेन एक्सचेंज से परचेज़ कर सकता है आपकी एक्सचेंज मनी को, या फिर वो अपने पास खुद का ही मेंटेन कर सकता है एक्सचेंज रिजर्व। तो ये होता है आपका पेमेंट और एजेंसी कमीशन रूल्स इन इंडिया। तो गाइस आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसमें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।